Hello everyone. Today we have with us Dr. Nikhil Gupta, who is a consultant rheumatologist with Max Hospital, Delhi. Sir will help us understand today a few basic questions about scleroderma. तो सर आज हमारे काफी सारे क्वेश्चंस हैं अबाउट व्हाट इज स्क्लेरोडर्मा, होता क्या है, एक नया पेशेंट जब डायग्नोज होता है तो उसको कैसे समझाएं हम स्क्लेरोडर्मा के लिए। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस पे इनवाइट किया इस फोरम पे, और मैं पेशेंट्स की हेल्प करने में मेरे को मेरी सहायता ली। और आपको स्पेशली थैंक यू, जो कि आप इसके खुद स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट हैं और ऑक्सीजन पे हैं और स्टिल इतनी डेडिकेटेड हैं कि लोगों की हेल्प करने के लिए। सैल्यूट टू यू, और मैं आपका बहुत ही शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने इस फोरम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बीमारी होने के बावजूद भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Actually, because of the doctors like you, when we get lot of support, तो हमें लगता है कि पेशेंट्स की डेफिनेटली हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की, इनफैक्ट जो गलतियां कर दी हम लोगों ने, हमें नहीं लगता कि और पेशेंट्स को करनी चाहिए। तो डेफिनेट आपको एंगेज करने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है हमारे पास, कि लोग अपने घर बैठे बैठे जो क्वेश्चंस आपसे ओपीडी में कई बार लैक ऑफ टाइम की वजह से नहीं पूछ पाते, या हाँ पेशेंट्स जी। भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हाँ वो जी। सारे क्वेश्चंस हम उनकी तरफ से आपसे पूछते हैं सर आज। डेफिनेट डेफिनेट। अच्छा, ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्लेरोडर्मा है क्या सर? स्क्लेरोडर्मा एक ऑटो इम्यून डिजीज, एक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है। ऑटो इम्यून मतलब कि बॉडी अपनी बॉडी के अगेंस्ट हो जाती है, अपना इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी को ही दुश्मन समझ के अटैक करने लगता है। वो इम्यूनिटी ऑल्टर हो जाती है बेसिकली, और अपनी बॉडी को अटैक करता है, जिसमें कि कोई भी अंग अटैक कर सकता है। वो स्किन जनरली मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड होता है स्क्लेरोडर्मा में, स्किन पे अटैक, या फिर कई बार हार्ट, किडनी, लंग, इन पे भी अटैक करता है। तो ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, जिससे स्किन, जॉइंट, बोन, आईज, हार्ट, लंग, सब में ही उसकी रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी अंग में उससे ही कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, कनेक्टिव टिश्यू से ही बॉडी के पार्ट्स बनते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज मतलब ये जहां पे भी अफेक्ट होगा उस ऑर्गन पे वो अफेक्ट ऑलरेडी आ जाएगा। अब स्क्लेरोडर्मा मतलब हार्डनिंग, मतलब टाइट हो जाता है स्किन या फिर कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जैसे हार्ट पे टाइट हो गया तो उसके मैनिफेस्टेशन आ जाएंगे, लंग पे टाइट हो गया तो उस पे फाइब्रोसिस हो जाएगी, आईएलडी हो जाएगा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाएगी। तो ये स्क्लेरोडर्मा है। स्क्लेरोडर्मा जनरली फीमेल्स में थोड़ा सा ज्यादा कॉमन है, और जनरली जो एज अफेक्ट करता है वो 30 से 50 साल के बीच में जनरली मोस्ट कॉमनली देखा गया है। ऑल्दो बच्चों में भी ये हो सकता है, जिसको हम जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं, या कई बार लेट एज पे भी हो सकता है। ओके सर। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि स्क्लेरोडर्मा हुआ है? इसके क्या क्लासिक सिम्टम्स रहते हैं? जनरली स्क्लेरोडर्मा बहुत ही एक ऐसी डिजीज है जो बहुत स्लोली स्लोली स्टार्ट होती है। जनरली बहुत ही स्लो वे में स्टार्ट होती है। उसके लक्षण जो कॉमनली कई बार हाथ से शुरू होता है। हाथ में उसमें रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता है। रेनॉल्ड्स फिनोमिना मतलब कि पेशेंट की उंगलियां, या तो हाथ की उंगलियां या पैरों की उंगलियां जनरली नीली, सफेद या एकदम लाल हो जाती हैं। साथ में उसमें बहुत पेन होता है, नंबनेस होती है, सुनपन हो जाता है। ये जनरली कब होता है? या तो ठंड के मौसम में होता है, या थोड़ा सा टेम्परेचर जब फॉल करने लगता है, स्पेशली इवनिंग और मॉर्निंग में, तब होता है। या फिर कोई इमोशनल स्ट्रेस हो तब हो सकता है। या कई बार पेशेंट ठंडे पानी में नहाता है या ठंडे पानी में कप जैसे हाथ धोता है या बर्तन साफ करता है, तो उसमें ये फिनोमिना जनरली पता चलता है। और
जनरली ये एक बहुत ही सबसे इनिशियल सिम्टम होता है जो जनरली मिस हो जाता है काफी बार, अनलेस कि वो सीवियर हो जाए। पेशेंट काफी बार सोचता है कि ऐसे इस खाने से हो गया, उस खाने से हो गया, बट जनरली ये ऐसा नहीं होता है। अगर ये लक्षण है तो आपको तुरंत ही एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। दूसरा जो कॉमनली ऑर्गन इन्वॉल्व होता है शुरू में, वो होता है स्किन। स्किन में टाइट टाइट लगने लगता है, बॉडी ऐसा लगता है कि टाइट होने लगी है, मुझे कुछ पकड़ रखा है, किसी ने जकड़ रखा है, जो कि हाथों से भी शुरू हो सकता है, उंगलियां टाइट होने लगती हैं, या फिर पैरों की चमड़ी टाइट होने लगती है, मुंह की स्किन टाइट होने लगती है, मुंह की धीरे धीरे ओपनिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, माउथ कम खुलता है, पूरे बदन की जो चमड़ी है वो टाइट होने लग जाती है। ये जनरली इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं। दूसरा, एब्डोमिनल सिम्टम्स भी काफी लोगों को महसूस हो सकते हैं शुरुआती तौर पे, जैसे कि एसिडिटी, बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है पेशेंट को, इसोफेगस डायलेट होने लगता है, निगलने में दिक्कत होने लगती है, काफी काफी बार पेट भरा भरा रहता है पेशेंट का, बहुत जल्दी थोड़े खाने से ही पेट भर जाता है, गैस बनती है, और फिर कई बार डायरिया या कॉन्स्टिपेशन ये होने लगता है। जनरली ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। बाकी सिम्टम जैसे अगर लंग इन्वॉल्वमेंट हो गया तो खांसी होना, सूखी खांसी जनरली होती है, या सांस फूलने लगता है धीरे धीरे। हार्ट इन्वॉल्वमेंट, स्पेशली पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जो होता है उसमें सांस फूलना एक कॉमन लक्षण है। और धीरे धीरे स्टेयर्स पेशेंट नहीं चढ़ पाता है, उसमें सांस फूलने लगता है, लंबी टाइम के लिए नहीं चल पाता है, उसमें सांस फूलने लगता है, कैपेसिटी कम हो जाती है। जनरली ये इनिशियल लक्षण होते हैं पेशेंट के, जिसमें तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, स्पेशली एक रूमेटोलॉजिस्ट। So there's another symptom जो कुछ patients को initially देखने में मिलता है, that is fatigue. क्या हम fatigue को भी relate कर सकते हैं scleroderma से? डेफिनेटली फैटीग एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। जनरली सारी बीमारियों में फैटीग एक कॉमन सिम्टम होता है, बट वो स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है स्क्लेरोडर्मा का, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से भी थकान होता है, कई बार पेशेंट को डिप्रेशन है तो भी थकान होता है, हार्ट की बीमारी है तो थकान होगा, कई बार डायबिटीज है उसमें भी थकान के लक्षण रहते हैं, हल्का सा बुखार है तो थकान के लक्षण रहते हैं। बट थकान एक फैक्टर है कि डिजीज एक्टिविटी को दर्शाता है स्क्लेरोडर्मा की, कि जनरली थकान जब बीमारी एक्टिव होती है तो थकान पेशेंट की बढ़ जाती है, बट उसको हम स्पेसिफिक सिम्टम नहीं कहेंगे कि थकान हो रही है तो आप सीधा स्क्लेरोडर्मा कह सकते हैं, ऐसा नहीं। Okay. So what are the risk factors, including risk of transmission to my family and to the people with whom I live, या फिर to my child? रिस्क फैक्टर देखो, ऑटो इम्यून बीमारी, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। स्क्लेरोडर्मा के रिस्क फैक्टर जो हैं, सबसे पहले एक जेनेटिक रिस्क फैक्टर है, कुछ जीन्स होती हैं, HLAs होते हैं, जिसमें ये जनरली उन पेशेंट्स में ज्यादा पाया जाता है। दूसरी बात, जेनेटिक के साथ मैं ये भी कवर करना चाहूंगा कि पेशेंट्स का काफी बार डाउट होता है कि ये मेरे को बीमारी है, मेरे बच्चे को भी होगी या नहीं होगी। जनरली ये ट्रांसमिशन जो होता है बच्चे में, बहुत कम चांस होता है कि ट्रांसमिट होगा, थोड़ा सा रिस्क जरूर बढ़ता है, बट ये बहुत रेयर है कि फैमिली में जनरली ये बीमारी आपको मिलेगी, ऐसे मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है ना, वो बहुत बहुत ही रेयर है। होता है वो, बट बहुत रेयर होता है। बट ऐसा नहीं है कि जिसको मदर को स्क्लेरोडर्मा है तो उसके सारे बच्चों को स्क्लेरोडर्मा होगा। जनरली ये देखा गया है कि मतलब 3 से 4% ही चांस होता है जो बढ़ जाता है बच्चों को स्क्लेरोडर्मा होने में, बट ये 3 से 4% बहुत कम, बहुत रेयर चांस है कि बच्चों को ट्रांसमिट होता है। अगला जो रिस्क फैक्टर है जनरली एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर। एनवायरमेंट एक मेजर रिस्क फैक्टर है स्क्लेरोडर्मा के लिए, जैसे कि पॉल्यूशन एक रिस्क फैक्टर है, सिलिका रिस्क फैक्टर है, कई केमिकल्स होते हैं, कार्बन होते हैं, वो इसके रिस्क फैक्टर हैं। देन उसमें और रिस्क फैक्टर आते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस, कई वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, CMV एक वायरस होता है, EBV एक वायरस होता है,
ये इस बीमारी का रिस्क बढ़ा देते हैं। तो ये जनरली इसके रिस्क फैक्टर है। और मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि ऑटो इम्यून बीमारी है, ऑल्टर्ड इम्यून सिस्टम हो जाता है इसमें और वो अपनी बॉडी को अटैक करता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। राइट सर। सर, स्क्लेरोडर्मा में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि अगर मेरे को पहले पता होता ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो मैं अपना थोड़ा और ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता। हाँ जी। तो कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को डरा भी सकते हैं, पेशेंट को आई वुड से अपनी बीमारी को ध्यान रखने में मदद मदद भी कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस हर पेशेंट को पता होने चाहिए कि मेरी बीमारी के ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए मेरे को प्रॉपरली इलाज कराना है। काफी बार पेशेंट को अगर आप कॉम्प्लिकेशन ना बताएं तो वो शायद अपनी बीमारी को बहुत लाइटली लेते हैं और उसका बीच में काफी बार इलाज भी छोड़ देते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन पता होना पेशेंट को अपनी बीमारी के वो बहुत जरूरी है। कॉम्प्लिकेशन जैसे जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसके हिसाब से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे रेनॉल्ड्स फिनोमिना है, अगर हम उसको इलाज नहीं करें, उसके हम प्रिकॉशन नहीं लें, तो उसमें गैंग्रीन हो जाता है, उंगली इवन कट के गिर जाती है। तो ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। और ये रेनॉल्ड्स फिनोमिना या जो होता है उससे जनरली हार्ट का पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का भी लिंक है साइंटिफिकली। जिनको रेनॉल्ड्स फिनोमिना कंट्रोल नहीं होता है जनरली देखा गया उनको पीएच भी उनका काफी ज्यादा होता है और उससे उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। स्किन के जनरली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर जो स्किन टाइट होती है तो वो पेशेंट के जोड़ों पे मूवमेंट रुक जाती है, क्योंकि उसमें टाइट होने पे पेशेंट अपने जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाता है। तो वो उसका स्किन की बीमारी जो अगर बढ़ जाती है तो वो कॉम्प्लिकेशन आता है। जॉइंट अगर इन्वॉल्व हो गए हैं, आर्थराइटिस हो गई है स्क्लेरोडर्मा की वजह से, तो उसमें जॉइंट डैमेज होने का खतरा रहता है। जॉइंट डैमेज होते हैं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है बाद में। और कुछ जॉइंट तो ऐसे हैं जैसे हाथों के जॉइंट, इनका तो जनरली ऑपरेशन भी नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे आर्थराइटिस का शुरू कर देते हैं और आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो जनरली कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। देन अगर हम लंग्स की बात करें, अगर लंग इन्वॉल्वमेंट है स्क्लेरोडर्मा में या फिर उसको पेशेंट स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट को खतरा भी है लंग इन्वॉल्वमेंट का, तो उसमें आईएलडी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या लंग सिकुड़ने लगते हैं। तो उसमें पहले सूजन आएगी और धीरे धीरे वो सिकुड़ने लग जाएंगे। जैसे जैसे वो लंग सिकुड़ते जाएंगे पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाएगा। उसमें लंग में निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट्स को। ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाएगा, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो बेड बाउंड हो जाएगा। जैसे ही वो मूव करेगा उसका सैचुरेशन ऑक्सीजन की बॉडी में कमी होने लगेगी और उसके कॉम्प्लिकेशन आने लगेगी। अगर हार्ट इन्वॉल्वमेंट है या पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है तो उसमें उसके जनरली कॉम्प्लिकेशन अगेन ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है। ब्रीदिंग पेशेंट सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, जरा सा भी चलेगा उसको सांस फूल जाएगा, तो वो ये अपने रूटीन वर्क भी नहीं कर पाएगा। देन उसमें हार्ट बीट स्किप होने का भी खतरा रहता है अगर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है। और स्क्लेरोडर्मा या कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी वाले पेशेंट्स को हार्ट फेलियर का भी खतरा बढ़ जाता है। स्क्लेरोडर्मा जो बीमारी है वो कई बार किडनी पे भी एक तरह से मैं कहूँगा अटैक कर सकती है। पेशेंट्स का एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, बीपी एकदम से शूट अप होता है और क्रेटिनिन और यूरिया ये बढ़ जाता है। इसको स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस कहते हैं। कई बार यूरिन में प्रोटीन लीकेज होती है, आरबीसी निकलने लगते हैं और फिर धीरे धीरे किडनी फेल हो जाती है, उसको रीनल फेलियर कहते हैं। ये एक और कॉम्प्लिकेशन है स्क्लेरोडर्मा पेशेंट्स के लिए। देन रेयरली कई बार लिवर पे भी सूजन आती है और धीरे धीरे वो भी सिकुड़ने लगता है। हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। देन कई बार इन पेशेंट्स को जैसे स्ट्रोक मतलब लकवा जो पैरालिसिस होता है, उन पेशेंट्स को इसका भी खतरा बढ़ जाता है। और एज सच किसी भी ऑटो इम्यून बीमारी में इन्फेक्शन का खतरा तो डेफिनेटली काफी हाई होता है। इन्फेक्शन जो कि बहुत सीवियर हो सकते हैं, तो वो खतरा तो किसी भी ऑटो इम्यून बीमारी और स्क्लेरोडर्मा में बढ़ ही जाता है।
बट ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सारे प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशंस हैं। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, रेगुलर ट्रीटमेंट से आपकी बीमारी इस लेवल तक नहीं पहुंचती है। और आजकल बहुत अच्छी ड्रग्स अवेलेबल हैं, इवन बायोलॉजिकल जैसे रिटुक्सीमैब भी अवेलेबल है। अगर बाई चांस जैसे दवाई फेल होती है तो ये इंजेक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि बीमारी वहीं पे रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ती है। आगे ये जो कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया, इसका कॉम्प्लिकेशन का खतरा ना के बराबर हो जाता है। बट आप उसके लिए पेशेंट को रेगुलर ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस और रेगुलर रूमेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन करने का बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उससे बहुत प्रॉब्लम आती है। और पेशेंट की ये जब बीमारी बढ़ जाती है तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स जैसे कि डायलिसिस, अगर किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गया, ऑक्सीजन थेरेपी, बाईपैप, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस का बढ़ जाता है। बट Right, sir. जैसे मैंने कहा कि ये प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशंस हैं, है ना, ये कॉम्प्लिकेशन बचाए जा सकते हैं और बचाने का एक ही तरीका है रेगुलर ट्रीटमेंट, रेगुलर विजिट टू अ रूमेटोलॉजिस्ट। Right, sir. So there is complication in few of the scleroderma patients, pulmonary fibrosis. Pulmonary fibrosis और ILD में कुछ मेजर डिफरेंस है क्या, या ये स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट में कुछ भी हो सकता है पेशेंट्स को? बेसिकली फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के टाइप हैं इसमें। इसमें Okay. टाइप होते हैं जो कि एक एक होता है, जैसे मैं सरल भाषा में समझाऊंगा। एक होता है कि वहाँ पे सूजन है ना, वो सूजन धीरे धीरे आगे फाइब्रोसिस या सिकुड़ जाते हैं उसकी वजह से। अगर हम सूजन वाली स्टेज पे ही बीमारी को ट्रीट कर देंगे तो वो सिकुड़ेगा नहीं फिर। तो वो साइंटिफिक लैंग्वेज में उसके अलग अलग टाइप हैं। वो बेसिकली जैसे NSIP पैटर्न होता है, UIP पैटर्न होता है, या एक IPF वाला पैटर्न होता है। उस स्क्लेरोडर्मा में अलग तरह के पैटर्न्स हैं। और वो बेसिकली जब फेफड़ा जब सिकुड़ जाए तो बेसिकली वहां पे वो डैमेज हो गया, वो पार्ट डैमेज हो जाता है और वो रिकवर नहीं होता है, या बहुत ना के बराबर रिकवर होता है। ठीक है सर। सर, कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं हम जिससे मेरे को कंफर्म हो जाए कि स्क्लेरोडर्मा है? क्या मैं खुद जाके ये स्क्लेरोडर्मा टेस्ट करा सकती हूँ लैब में? स्क्लेरोडर्मा एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। तो जैसे कि किसी पेशेंट की उंगलियां में चमड़ी टाइट हो रही है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना हो गया है, तो डेफिनेटली ये डायग्नोसिस आप बिना टेस्ट के भी बना सकते हैं। तो दिस इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस बाय अ रूमेटोलॉजिस्ट और अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, अब टेस्ट जनरली हम तब करते हैं या तो हमें कुछ डाउट होता है कि ये बहुत अर्ली स्टेज पे, जैसे पेशेंट आ गया, रेनॉल्ड्स फिनोमिना ही है, स्किन टाइटनिंग नहीं हुई, तब हमें देखना पड़ता है कि भाई ये ऑटोइम्यून डिजीज के साथ एसोसिएटेड है या फिर बिना ऑटोइम्यून डिजीज के साथ एसोसिएटेड रेनॉल्ड्स फिनोमिना है। तब टेस्ट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि ANA जो टेस्ट होता है, जनरली हम उसे इम्यूनोफ्लोरोसेंस मेथड से करते हैं। वो मोस्ट कॉमनली टेस्ट है जो कि स्क्लेरोडर्मा पेशेंट में पॉजिटिव आता है। अराउंड 85 to 90% पेशेंट्स में वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। स्टिल 10 से 15% पेशेंट में वो टेस्ट नेगेटिव आता है। बाकी जो टेस्ट होते हैं SCL70, टोपोआइसोमरेज और तरह की कई एंटीबॉडी होती है, वो हार्डली 20, 30, 40% पेशेंट में पॉजिटिव आती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये डायग्नोसिस क्लिनिकल है। काफी बार ऐसा होता है कि चीज पे डायग्नोसिस नहीं पता बना सकते, तो टेस्टिंग की जरूरत होती है। कई बार एबनॉर्मल एरिया पे स्किन टाइट होती है तो हमें डाउट होता है कि ये स्क्लेरोडर्मा है या मॉर्फिया है, तो स्किन बायोप्सी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो जनरली ये टेस्ट होते हैं जिससे कि हम उसमें हम देखते हैं कि कितना पेशेंट का ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है और क्या पैटर्न है, उस हिसाब से हमें फिर आगे ट्रीटमेंट करना होता है। काफी बार ये टेस्ट भी नेगेटिव होते हैं,
काफी बार टेस्ट भी नेगेटिव होते हैं, और बट स्क्लेरोडर्मा का डायग्नोसिस हम क्लिनिकली बना सकते हैं। तो ये नहीं है कि अगर हमारे टेस्ट नेगेटिव हैं और हमारे सिम्टम्स सारे स्क्लेरोडर्मा के हैं, स्टिल द डायग्नोसिस इज स्क्लेरोडर्मा, रादर देन कि हमारा टेस्ट में नहीं आया तो हमारा डायग्नोसिस वो नहीं, ऐसा नहीं। ओके ओके। सर कई बार हमारे सिम्टम नहीं होते हैं लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इज दैट स्टिल स्क्लेरोडर्मा? अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये स्टिल स्क्लेरोडर्मा आप नहीं कहेंगे। अगेन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होने चाहिए किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस करने के लिए। नॉर्मल पॉपुलेशन में भी डिपेंडिंग ऑन की पेशेंट की एज क्या है, एज वाइज परसेंटेज होता है कि जैसे अराउंड 50 एज पे एएनए का टेस्ट ऑलमोस्ट 10%, 5 से 10% पॉपुलेशन में पॉजिटिव होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको बीमारी है। तो वो बट रिस्क पे डेफिनेटली है, कई बार रिस्क बढ़ जाता है इन बीमारियों का, बट जब तक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है तो वो आपका टेस्ट नहीं कहते कि आपको बीमारी है। काफी जैसे आप गठिया एक कॉमन बीमारी है, रूमेटॉइड फैक्टर काफी पेशेंट्स को कई और बीमारियों में भी पॉजिटिव आ सकता है, या कई बार वैसे भी पॉजिटिव होती हैं। ये एंटीबॉडीज जो होती हैं, ब्लड टेस्ट जो होते हैं, काफी बार नॉर्मल पॉपुलेशन में भी पॉजिटिविटी होती है। तो इसलिए टेस्ट नहीं बता सकते कि खाली टेस्ट से ही कि आपको बीमारी है या नहीं। इवन काफी पेशेंट्स के साथ ये आजकल जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है, तो फर्स्ट कंसल्टेशन अगर हो, वो पेशेंट बोलता है मैं अपनी रिपोर्ट आपको भेजता हूँ, आप मेरा डायग्नोसिस क्या है वो बताइए, इलाज बताइए। तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खाली ब्लड टेस्ट से हमें नहीं पता चल सकता कि आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है जब तक हम पेशेंट को एग्जामिन ना करें। तो उसमें डायग्नोसिस पूरा ही चेंज हो जाता है। ब्लड टेस्ट काफी पॉपुलेशन में, नॉर्मल पॉपुलेशन में पॉजिटिव होते हैं, और काफी बीमारी वाले पेशेंट्स में नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए बहुत हमें प्रॉपरली एग्जामिनेशन जो की है बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए। राइट सर। सर स्क्लेरोडर्मा में दो टर्म्स कॉमनली यूज की जाती हैं, लिमिटेड और डिफ्यूज। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफ्यूज और लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा दो वैरायटी है स्क्लेरोडर्मा की। स्क्लेरोडर्मा ये कैसे डिफरेंशिएट होता है कि बेसिकली स्किन इन्वॉल्वमेंट कितना है। अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट हाथ से जैसे शुरू होकर एल्बो तक, एल्बो से पहले पहले है, तो वो लिमिटेड वैरायटी में आता है। साथ में नी जॉइंट से नीचे नीचे है तो वो लिमिटेड वैरायटी में आता है। अगर उससे ऊपर चला गया है तो वो डिफ्यूज वैरायटी में आता है। तो ये जनरली इसको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है कि ये लिमिटेड वैरायटी है या डिफ्यूज वैरायटी है। जनरली जो डिफ्यूज वैरायटी होती है उसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का खतरा या कोई और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट का खतरा थोड़ा सा ज्यादा होता है। लिमिटेड वैरायटी में जनरली पीएच का खतरा बहुत ज्यादा होता है। रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो होता है वो लिमिटेड वैरायटी में जनरली बहुत सीवियर होता है। तो जनरली ये डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं लिमिटेड वर्सेस डिफ्यूज। ऑल्दो नामकरण से आई वुड से कि इतना हमें ट्रीटमेंट में डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि किसी भी ऑटो इम्यून बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। खाली जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, खाली स्किन इन्वॉल्वमेंट है, खाली रेनॉल्ड्स है, तो ट्रीटमेंट दूसरा होगा। अगर पीएच हो गया तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गई तो और ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। तो इट इज ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट जो कि डिफाइन करता है ट्रीटमेंट को, ना कि बीमारी का नामकरण। काफी बार आपने देखा होगा कि काफी रूमेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पे अनडिफरेंशिएटेड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज या अनडिफरेंशिएटेड इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस लिखा होता है। अगेन इस वो बेसिकली उसके हमें नामकरण से इतना फर्क नहीं पड़ता है ट्रीटमेंट पे, जितना कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है पेशेंट का कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। ओके सर, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यूजुअली पल्मोनरी हाइपरटेंशन उन्हीं पेशेंट्स में देखा गया जिनको ऑलरेडी आईएलडी है। क्या ये भी पॉसिबिलिटी है बिना आईएलडी के पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है? डेफिनेटली प्राइमरी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन ये दो टर्म्स हैं, दो डिजीज हैं बेसिकली। प्राइमरी मींस कि अपने आप हार्ट में प्रेशर, हार्ट की वेसल्स में प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसका कोई और कारण नहीं है। सेकेंडरी
pulmonary artery hypertension generally secondary to any disease, generally lung involvement, या तो COPD एस्थमा पेशेंट्स को भी PH pulmonary artery hypertension हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की वजह से भी बैक प्रेशर हार्ट पे ज्यादा होता है, तो उस पे प्रेशर पड़ के उसकी वजह से लंग डिजीज की वजह से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो जाता है। ओके सर। सर अब ये तो मेरे को समझ में आ गया स्क्लेरोडर्मा होता क्या है, बट हाउ डू आई ट्रीट इट इन एन आइडियल वे? देखो आइडियल वे का ट्रीटमेंट आई वुड से कि पेशेंट पे भी डिपेंड करता है और डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है, दोनों को मिलके ही आइडियल वे में ट्रीटमेंट करना, मिलके ही आइडियल वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है किसी भी बीमारी का। तो आइडियल वे जो होता है जनरली प्रिवेंशन से स्टार्ट होता है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन का खतरा है तो हम वैक्सीनेशन पेशेंट को देते हैं। पेशेंट का भी इसमें प्रिवेंशन का रोल है कि वो जनरली बाहर का खाना, अनकुक्ड खाना नहीं खाए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है पेशेंट को। और पानी भी जनरली हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट घर में फिल्टर तो डेफिनेटली यूज होते ही हैं, RO वगैरह, बट उसके बाद भी जनरली मैं एडवाइस करता हूँ कि पेशेंट उसको भी पानी को बॉयल करे पहले, देन उसको ठंडा करके उसे पिए। बिकॉज ये जो मेजर्स हैं, ये इससे पेशेंट के इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम हो जाता है। और जो भी कोई क्राउडेड प्लेसेस हैं उसमें थोड़ा सा अपने आप को बचा के चले, मास्क वगैरह यूज करे, और स्पेशली बाहर थोड़ा सा केयरफुल रहे, किसी को खांसी हो रही है, किसी को फीवर लग रहा है, उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आए। तो एक तो ये प्रिवेंशन हो गया। सेकेंड इज कि पेशेंट को हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है किसी भी बीमारी में। आजकल तो वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस सबको कराना चाहिए, बिकॉज काफी इम्प्रूव हो गए हैं, ट्रीटमेंट के मेजर्स थोड़े से कॉस्टली हैं, इंश्योरेंस कंपनी काफी बीमारियों को कवर करता है। तो ये भी मैं कहूंगा कि ये भी एक आइडियल ट्रीटमेंट का पार्ट है। देन कम्स की पेशेंट को रेगुलर विजिट करना बहुत जरूरी है। बेसिकली उनको डॉक्टर के साथ एक रेगुलर विजिट करना, ये भी एक प्रिवेंशन आइडियल वे ऑफ ट्रीटमेंट का पार्ट है। उसको अपने डाउट्स पेशेंट्स को क्लियर करने चाहिए डॉक्टर से, है ना। और मिस इन्फॉर्मेशन जो कि इंटरनेट पे काफी अवेलेबल है आजकल, या फिर किसी के कहने पे कि ये दवाई वो खतरा है, ये खतरा है, इससे किडनी फेलियर हो जाएगा, वो पहले अपने डॉक्टर से क्लियर करे रादर देन किसी और की सुने या फिर गूगल पे सर्च करे, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू फाइंड एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, पेशेंट लोग नहीं समझ पाएंगे कि इससे कितना खतरा है और कितना ये बीमारी में फायदा करेंगे। तो अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ आइडियल ट्रीटमेंट। देन थोड़ा सा स्मोक अवॉइड करे, स्मोकिंग क्विट करे। अल्कोहल मॉडरेट अमाउंट में अगर लेना है तो बहुत ही कम अमाउंट में अल्कोहल का यूज होना चाहिए। ये भी एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का पार्ट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जैसे और बात करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्क्लेरोडर्मा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम पहले रेनॉल्ड्स की बात करते हैं, रेनॉल्ड्स कैसे हम खुद भी बचा सकते हैं। एक तो AC का यूज अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज 3-4 डिग्री टेम्परेचर फॉल होता है नॉर्मल से तो रेनॉल्ड्स एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो AC का यूज अवॉइड करें। ठंडी चीजें, बेसिकली ठंडे पानी में हाथ आपको डिप नहीं करने हैं, नॉर्मल थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर में ही आप हैंड वॉश कर सकते हैं। ग्लव्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ग्लव्स अगर आप पहनेंगे, स्पेशली वुलन ग्लव्स, उससे रेनॉल्ड्स आधा इम्प्रूवमेंट अपने आप ही हो जाता है। देन इमोशनल स्ट्रेस पे जनरली रेनॉल्ड्स बढ़ता है, उसमें भी हमें इमोशनल स्ट्रेस जैसे भी किसी भी तरह हमें कम करना होगा। तो ये रेनॉल्ड्स फिनोमिना ऐसे इसके उससे बचाव कर सकते हैं। पेशेंट को जनरली एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, रिफ्लक्स होता है इस बीमारी में, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो छोटी छोटी मील खाएं, बेशक से 3 मील की जगह उसको हम 4 या 5 में डिवाइड कर सकते हैं। देन खाने के एकदम बाद हमें नहीं लेटना है। जनरली इंडियंस की हैबिट है लंच के बाद एकदम खा के लेट जाते हैं, पर जनरली उससे एसिडिटी बढ़ती है। तो 1-1.5 घंटे आपको बिल्कुल नहीं उसमें लेटना होता है। देन सेकंड इज कि जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना आपकी मूवमेंट बनी रहेगी, एक्सरसाइज होंगी, उससे एसिडिटी भी कम होती है।
देन जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स अवॉइड करने हैं क्योंकि उससे अगेन एसिडिटी बढ़ती है। देन ये जो एरिएटेड ड्रिंक्स हैं ये पेट में काफी गैस बनाती है और एसिडिटी करती है, अगेन इसको अवॉइड करना है। देन आप अपना जो बेड एंड है हेड का उसको आप रेज कर लें थोड़ा सा, क्योंकि एसिड जनरली रिफ्लक्स होके इसोफेगस में आता है, तो आप अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर या इंच, आई वुड से 2 to 3 इंच अपना हेड एंड ऑफ दी जो बेड है उसको ऊपर उठा लें। उसके नीचे ब्रिक रख सकते हैं या फिर स्पेशल पिलोज आते हैं ऐसे स्लांट वाले, उनको आप यूज करें जिससे आपका हेड एंड ऊपर रहे। देन अगेन कैफीन अवॉइड करें, कॉफी एंड टी जनरली ये या चॉकलेट्स हो गई, इनसे अगेन एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है। स्पाइसी फूड अवॉइड करें, इससे अगेन एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है। जनरली ये मेजर्स आप करेंगे तो आधा ट्रीटमेंट एसिड रिफ्लक्स का और एब्डोमिनल सिम्टम्स का अपने आप ही हो जाएगा, और आपको ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इससे आप बच जाएंगे। देन थर्ड इज लंग इन्वॉल्वमेंट। अगर लंग इन्वॉल्वमेंट है किसी को तो स्मोक और डस्ट से बचना है। आसपास कोई खांसी हो रही है, किसी को बीमारी है, उससे थोड़ा सा दूर रहना है, आप इससे इन्फेक्शन से प्रिवेंशन पा सकते हैं। देन अगेन की वैक्सीनेशन, जैसे मैंने पहले कवर किया, वैक्सीनेशन भी इन्फेक्शन से बचाव करता है। तो जनरली ये मेजर्स हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिससे कि पेशेंट को, स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट्स को बहुत ही बेनिफिट होता है, और आधा उनको रिलीफ इन मेजर्स से ही मिल जाता है। देन कम्स मेडिकेशंस। मेडिकेशंस जो हैं वो रेगुलर मेडिकेशंस रिक्वायर्ड है। मेडिकेशंस डिपेंडिंग ऑन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। स्टीरॉयड्स अगेन आर दी मेन स्टे ऑफ दी ट्रीटमेंट, जो कि अर्ली रिस्पॉन्स देते हैं। फिर हम साथ में स्टीरॉयड्स पेयरिंग एजेंट भी साथ में ऐड करते हैं, जो कि मेथोट्रेक्सेट, एमएमएफ, एजाथायोप्रिन या फिर साइक्लोफॉस्फेमाइड, रिटुक्सीमैब, टेक्रोलिमस, साइक्लोफोरिन, कई तरह के एजेंट्स हैं जो कि स्टीरॉयड का यूज धीरे धीरे कम कर देते हैं और डिपेंडेंसी उससे हटा देते हैं। तो ये भी एक रेगुलर ट्रीटमेंट जो पेशेंट लेता है उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते या चांस बहुत कम होता है। देन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बीमारी के इलाज का। एक्सरसाइज से आपकी मसल्स एंड जॉइंट्स स्ट्रेंथन रहते हैं, उन पे बीमारी का इफेक्ट कम पड़ता है। एक्सरसाइज से स्किन की भी जो मोटिलिटी है, जो टाइटनेस है, वो टाइटनेस होती है, कम हो जाती है, और थोड़ा सा मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मेजर्स बहुत जरूरी हैं, और ये सारे जो मेजर्स हैं ये एक आइडियल ट्रीटमेंट ऑफ स्क्लेरोडर्मा का पार्ट है, जिसमें कि पेशेंट और डॉक्टर दोनों मिलके बीमारी का इलाज करते हैं। खाली मेडिकेशन से आइडियल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, पेशेंट का भी इसमें बहुत ज्यादा सहयोग चाहिए होता है। एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट इसमें क्वेश्चन भी है, क्योंकि कार्डियक अगर किसी को इन्वॉल्वमेंट है, पीएच है या फिर आईएलडी सीवियर है, तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। उनका ऑक्सीजन क्योंकि सैचुरेशन बहुत जल्दी फॉल हो जाता है, तो उनको बहुत लाइट बेड पे ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस थोड़ा करना चाहिए, जितना वो टॉलरेट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है और मेरा ऑक्सीजन डिप हो जाएगा, देन अगेन वो पेशेंट के लिए खतरा है। अच्छा सर, स्क्लेरोडर्मा क्या क्योर हो सकता है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जनरली क्योर हो जाए, बट डेफिनेटली बहुत माइल्ड हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि स्पेशली अगर अर्ली डिजीज पे हम बीमारी पकड़ लें, तो अर्ली डिजीज में क्या होता है कि बिकॉज कि उसमें मेजर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जनरली, या होता भी है तो बहुत माइल्ड स्टेज पे होता है, तो वो उस पेशेंट को डेफिनेटली कम मेडिसिन से उसके ऑलमोस्ट डिजीज क्योर की तरह ही हो जाती है, आई वुड से कंट्रोल हो जाती है, इतनी ज्यादा कि उसके सिम्टम बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं, और मे बी विद टाइम उसको 2 या 3 या एक मेडिसिन की ही रिक्वायरमेंट रहे, या काफी बार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे भी बीमारी कंट्रोल रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स आई वुड से क्योर के बराबर ही कहूंगा मैं, क्योंकि स्क्लेरोडर्मा कंसिडरिंग की कितनी
सीवियर बीमारी है, तो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या बहुत एक या दो मेडिसिन से ही पेशेंट की बीमारी कंट्रोल है, दैट इज इक्वलेंट टू क्योर इन क्रोडर्मा। बट वो पेशेंट वही हैं जिनका अर्ली डायग्नोसिस हुआ है और अर्ली ट्रीटमेंट हुआ है, पेशेंट रेगुलर विजिट पे रहा है डॉक्टर की और उसने रेगुलर ट्रीटमेंट किया है, वो पेशेंट ही ऐसे जनरली होते हैं जिनको मतलब ये स्टेज अचीव कर सकते हैं जिसमें। करेक्ट सर। सर मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस फीलिंग रहती है एंड ऐसा लगता है जैसे एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, so is it due to scleroderma only? या अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑटो इम्यून बीमारी या किसी भी क्रोनिक बीमारी, जैसे कि जो डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, ये जनरली किसी भी क्रोनिक बीमारी के साथ बहुत कॉमनली होती है। इवन डायबिटीज के साथ भी, इवन हार्ट डिजीज के साथ भी, इवन किडनी डिजीज के साथ भी, इसी तरह स्क्लेरोडर्मा भी जो एक क्रोनिक बीमारी है, लंबी बीमारी है, उनमें भी थोड़े से साइकोलॉजिकल सिम्टम्स या डिप्रेशन या एंजाइटी कॉमन है। बट इसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है और इसका उस तरह से इलाज बहुत जरूरी है। जनरली हमने देखा है कि इंडिया में डिप्रेशन एक ऐसा स्टिग्मा है, पेशेंट जनरली सोचता है कि वो डिप्रेस हो गया है, वो एक स्टिग्मा की तरह लिया जाता है सोसाइटी में, बट ऐसा नहीं है आजकल। दिस इज अ वेरी कॉमन डिजीज और जितना अर्ली ट्रीटमेंट इसका शुरू हो जाता है उससे ही पेशेंट बिल्कुल रिकवर कर जाता है। इसमें भी अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज अगेन इसमें भी रोल प्ले करती है। रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन हो गया या जेकब्सन रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस होती हैं कुछ, वो आप यूट्यूब पे देख के कर सकते हैं, उससे पेशेंट को बहुत हेल्प मिलती है। देन पेशेंट्स अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनके साथ अगर हेल्दी इंटरेक्शन करता है तो वो डिप्रेशन डेफिनेटली कम हो जाता है। देन हेल्दी डाइट, एक डाइट भी अगर आप एंटी इंफ्लेमेटरी, ओमेगा रिच फूड्स ये सब लेते हैं तो उसमें भी आपका डिप्रेशन जो देखा गया है वो थोड़ा कम होता है। और अर्ली रिकॉग्निशन, अगर इससे इन सब चीजों से पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है तो अर्ली स्टार्ट ऑफ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, एंटी एंजाइटी मेडिसिन, उससे बीमारी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है। बट ये रिकॉग्नाइज करना और इसका खुद पेशेंट को डॉक्टर से बताना कि ये मेरे लक्षण हो रहे हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट है। और अर्ली रिकॉग्निशन अगेन किसी भी बीमारी का अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है और पेशेंट बहुत ही बेटर हो जाता है। इवन जैसे जैसे बीमारी एडवांस होती है तो डिप्रेशन, एंजाइटी ज्यादा होता है, बट उससे आजकल बहुत अच्छी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन अवेलेबल है जिससे ट्रीटमेंट करके पेशेंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। सर देयर इज जस्ट वन मोर क्वेश्चन। यूजुअली कहते हैं कि अपना डिजीज अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो बहुत जल्दी रिकवरी पॉसिबल है, तो हाउ कैन डेफिनेटली। वी टेल पेशेंट्स टू या ये एक्सेप्ट? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ट्रीटमेंट का आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी ही है। अभी भी इंडिया में बहुत कम पेशेंट हैं जो कि रूमेटोलॉजिकल डिजीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है, इसका लाइफ लॉन्ग इलाज चलेगा। ज्यादातर गठिया के या फिर स्क्लेरोडर्मा या लूपस के पेशेंट यही कहते हैं कि ये जड़ से बीमारी ठीक आप कर दो, नहीं तो हम इसका इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीमारी फिर अनक्योरेबल है, अनट्रीटेबल है। बट ऐसा नहीं है, ये बीमारी ट्रीटेबल है, बट क्योर इज जस्ट लाइक, हम इसमें रूमेटोलॉजिकल डिजीज में क्योर यही कहते हैं कि अगर आपकी बीमारी कम से कम मेडिसिन पे कंट्रोल है, दैट इज कंसिडर्ड अ क्योर, क्योंकि वो आपके सारे कॉम्प्लिकेशन बचा देगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम नॉर्मल रहेगी, आपके जॉइंट डैमेज नहीं होंगे, कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। तो बट इसको, इन सब को पेशेंट को एक्सेप्ट करने में ही डिले होता है, 8 से 10 साल का डिले होता है जनरली, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, वो लॉस हो जाता है। और उसमें जनरली जब पेशेंट आता है एक्सेप्टेबिलिटी के साथ, उस टाइम ऑलरेडी बहुत सारा बीमारी डैमेज कर चुकी होती है कई ऑर्गन्स को, जैसे जॉइंट को, हार्ट को, किडनी को, लंग्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेप्टेबिलिटी। अगर पेशेंट ने बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया, आधा इलाज ऑलरेडी वहां पे हो गया। इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं आजकल अर्ली ट्रीटमेंट के कि मतलब आपको पहचान भी नहीं सकता कि कोई, कि आपको बीमारी है।
कुछ पेशेंट्स मेरे हैं ऐसे जिन्होंने इनिशियली अर्ली ही एक्सेप्ट कर लिया है बीमारी एंड दे आर डूइंग वंडरफुली वेल इवन ऑन सिंगल ड्रग। उनको कोई पहचान भी नहीं पाता, अच्छा आप बीमार हो, ऐसा मतलब पेशेंट को और लोग ये कहते हैं कि नहीं आप हो ही नहीं सकता कि आप बीमार हैं। तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, बट वो ही पेशेंट सक्सेसफुल है जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मेरे को बीमारी है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा पेशेंट्स को कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, ये बीमारी कंट्रोलेबल है, इससे इस चीज से नहीं डरें कि ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है। ये बीमारी अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाती है, अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो बिल्कुल ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट अगर कुछ पेशेंट जो कि अर्ली एक्सेप्टेंस नहीं किया है, अनफॉर्चुनेटली उनके जॉइंट या कोई ऑर्गन डैमेज है, स्टिल इट हैज अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस। अगर डैमेज होने के बावजूद भी लाइफ स्पैन जनरली काफी अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट मेंटेन कर सकता है। आजकल बहुत अच्छी ड्रग्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं। इवन आफ्टर डैमेज पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा बीत सकता है। बट अगेन एक्सेप्टेंस एट अर्ली स्टेज ये सारे रिस्क कम कर देता है जॉइंट डैमेज या ऑर्गन डैमेज के, और उसमें तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं। राइट सर। सर पूरे डिस्कशन में एक चीज जो बार बार निकल के आई है कि अर्ली डायग्नोसिस। सो आई गेस पेशेंट्स के लिए एक चीज जो कैरी फॉरवर्ड करने वाली है कि जितना जल्दी हम अपने सिम्टम्स को समझेंगे, जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज शुरू कराएंगे, हमारे अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। डेफिनेटली राइट सर। डेफिनेटली उसमें मेडिसिन का रिक्वायरमेंट भी कम रहता है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। बट जिनकी ऑलरेडी बीमारी थोड़ा सा डैमेज हो चुका है या फिर बीमारी थोड़ा सा सीवियर है, उनको भी निराश नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिससे की क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टिल अच्छी रह सकती है। ओनली अगेन वन मैसेज कि आप एक्सेप्टेबिलिटी करिए अपनी बीमारी को, आप डॉक्टर से डिस्कस करिए अपनी बीमारी के बारे में एंड रेगुलर ट्रीटमेंट रहे, रेगुलर विजिट रहे उससे। बिकॉज इनका क्या एडवांटेज है रेगुलर ट्रीटमेंट और रेगुलर विजिट का, कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो हमें अर्ली पकड़ में आ जाता है, जल्दी पकड़ में आ जाता है रेगुलर विजिट्स पे, और वो रिवर्सिबल होता है उस स्टेज पे, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। बट जैसे काफी पेशेंट होते हैं सीधा 1 1.5 2 साल बाद दिखाते हैं, है ना, तो उनमें ऑलरेडी वो कॉम्प्लिकेशन इतना सेट इन हो चुका होता है कि हमें उस कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट को वो फिर जीना ही पड़ेगा, और वो फिर कॉम्प्लिकेशन आगे लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो रिवर्सिबिलिटी वाली स्टेज जो होती है बहुत अर्ली होती है। रेगुलर विजिट्स का यही एडवांटेज होता है कि डॉक्टर जल्दी से उसको पकड़ लेता है कि ये बीमारी, ये लक्षण आए नए इसके ये वजह से हैं, उसको अर्ली मेडिसिन स्टार्ट करता है, वो रिवर्स हो जाते हैं। राइट सर। सर थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन के बाद जो बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, स्क्लेरोडर्मा होता क्या है, सभी पेशेंट्स को क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।